पहला सवाल है करके चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना नहीं, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, बिल्कुल सा, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अंडे का शहजादा, कहते नहीं भाई तुम तो अंडे का शहजादा हो, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर व्यक्ति नहीं, चालाक व्यक्ति नहीं, अनुभवी व्यक्ति नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जिसको कोई अनुभव ही ना हो उसको कहा जाता है अंडे का शहजादा। अगला सवाल कह रहे कि सही वर्तनी को पहचानिए, कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी कि षड्यंत्र आपको बताना है कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है सातु ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए है ना, अब देखिए षड्यंत्र कहीं ना कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, तो ये दोनों ही मेरे ख्याल से सातु सही हो जाएंगे। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, अगले नंबर का सवाल देखिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि अलंकार के मुख्य भेद निम्नलिखित में से कौन कौन से माने जाते हैं? तो अलंकार की अगर हम बात करें, देखिए शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, लेकिन यहाँ पर सातु मिश्र अलंकार लिखा है, नहीं हो सकता, रस अलंकार लिखा है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए मुदित में माँ है, मनोहर में माँ है, मानस में माँ है, यानी कि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ये बात आपको भी मालूम होगी। कह रहे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्रोध तो नहीं हो सकता, शोक भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है सातों? उत्साह हो सकता है वीर रस का स्थायी भाव, इसलिए आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दामिनी दमक रही, घन माही खल के प्रति जता थिर नाही, इसमें आपको छंद बताना है सातों कौन सा छंद है। तो इसमें छंद की अगर बात करें, देखिए मात्राएं काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, और 16 हो जाएगा लगभग लगभग। फिर से एक बार गिनिए, कुछ एक्स्ट्रा बन रही है, एक दो, एक दो और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं यहाँ पर है, 16 यहाँ पर होंगी, तो 16 मात्राओं वाला सातु क्या होता है? चौपाई छंद होता है, आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द मुझे बताइए कौन सा है। देखिए आत्मजा नंदनी भार्या कन्या, यानी कि आत्मजा नंदनी कन्या बेटी के कहीं ना कहीं पर्यायवाची, लेकिन भार्या एक अलग शब्द हो जाएगा, तो यही सबसे अलग शब्द है, आंसर आपका सी होगा। अश्व का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है, तो अश्व को देखिए सातु अश्व का पर्यायवाची कौन सा? नहीं, अश्व को घोड़ा कहते हैं, अश्व को घोटक कहते हैं, अश्व को सातु है कहते हैं, लेकिन अश्व को कटक नहीं कहते, नहीं कहते, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए परा उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो परा का उपसर्ग क्या भीतर होता है? नहीं सातु उल्टा होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब सातु बिहार जीके के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। करके कुंवर सिंह ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में कब प्रवेश किया था? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखेंगे 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में प्रवेश किया था, आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल में फरार हुए? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों किसकी बात चल रही है? जयप्रकाश नारायण की बात चल रही है। जयप्रकाश नारायण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे या फरार हुए थे। उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम साथियों महाकश्यप है। महाकश्यप की अगर बात करते हैं कौन थे? ये पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। कह रहे कि बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में आई, इसका गठन किन्होंने किया था? तो इसका गठन की अगर बात करें फूलचंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद नहीं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही साथियों, इन दोनों ने ही बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था ना साथियों, ये कब हुआ था? तो ये चौरी विद्रोह की अगर हम बात करें 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ साथियों? हजारीबाग में हुआ। हजारीबाग में ही बिहार सवाल है, कह रहे कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की साथियों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। के साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम साथियों सचिंद्र नाथ सान्याल है, और इन्होंने ही 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है
कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? किसने आकर्षित किया गया? राजेंद्र प्रसाद ने आकर्षित किया था? नहीं। आचार्य कृपलानी ने? नहीं। अनुग्रह नारायण सिंह ने? नहीं साथियों, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आकर्षित किया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था साथियों? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब कह रहे कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध नियम क्या है साथियों? आपको ये कुल मिला के बताना है। आप सभी को पता होगा, E बराबर क्या? E बराबर mc²। ये कहां पर लिखा हुआ है? ये 2 नहीं है साथियों, स्क्वायर होगा, या यहां पर आप स्क्वायर बना लेंगे। तो कुल मिला के ये चीज आप लोग याद रखेंगे। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाजों में अंतर के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? तो इनमें से कौन जिम्मेदार है साथियों? घोष तंत्री है, या फेफड़े है, ग्रसनी है, श्वास नली है? तो साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो घोष तंत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनियां सहन कर सकता है। यानी कि जो मानव का कान होता है, कितनी ध्वनियां, कि भैया इतनी जो ध्वनि है, इतनी तेज ध्वनि मैं सहन कर सकता हूं, इससे ज्यादा फिर होगी तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो 80 डेसिबल आप लोग याद रखेंगे कि एक सामान्य मानव कान जो होता है वो 80 डेसिबल की ध्वनि आराम से सहन कर लेता है ना। उससे ज्यादा होगा फिर दिक्कत होने लगेगी। कह रहे कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों स्वर कहा जाता है, पिच कहा जाता है। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों पता क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स कहा जाता है। एकॉस्टिक्स आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि वैद्युत चुंबकों का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। देखिए, विद्युत चुंबकों का इस्तेमाल लाउडस्पीकर में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, विद्युत घंटी में किया जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर्स में नहीं किया जाता। अब नहीं किया जाता है तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए, करके अस्थाई चुंबक इनमें से बने होते हैं। तो जो अस्थाई चुंबक होते हैं ना साथियों, ये किसके बने होते हैं? इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए, ये मृदु लोहे से बने होते हैं। किससे बने होते हैं साथियों? मृदु लोहे से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? तो इन चारों में से साथियों क्या प्राकृतिक चुंबक है? तो मैं कहूंगा जो चुंबकीय पत्थर होता है यही एक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो किस दर्पण की बात चल रही है? मैं कहूंगा अवतल दर्पण की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि पेपर में आपको साथियों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो किसका अपवर्तनांक अधिक है? मैं कहूंगा हीरे का अपवर्तनांक अधिक है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोटोमीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? तो किसकी वजह से? तो ये परीक्षा में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। अगला देखिए, कह रहे कि राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? तो कब पूर्ण किया था साथियों? 1903 में पूर्ण किया था। आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था साथियों इस पेन का आविष्कार? इनका नाम है वाटरमैन। क्या नाम है? वाटरमैन। याद रखेंगे बस इतनी सी बात। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार साथियों वाटरमैन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कह रहे साथियों, यहाँ पर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो किसकी बात चल रही है? टोनोमीटर की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका टोनोमीटर होगा। अगला देखिए, कह रहे कि अपनी आवर सारणी में मेंडलीफ ऑक्सीजन को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके, या कार्बन को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को? तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन को सही स्थान प्रदान नहीं कर सके अपनी आवर सारणी में मेंडलीफ। अगला देखिए, इनमें से किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? तो इनका नाम साथियों न्यूलैंड्स है, और न्यूलैंड्स के द्वारा ही अष्टक सिद्धांत दिया गया था। कह रहे कि ग्राफीन है। तो ग्राफीन क्या है? ये बोरॉन का समस्थानिक है? नहीं। लोहे का एक मिश्र धातु है? नहीं। ये कार्बन का एक अपर रूप है ग्राफीन। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए,
कह रहे कि मानव के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव के हाथ में साथियों कितनी हड्डियां होती हैं, 27 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है साथियों मानव के शरीर में। अगला देखिए कह रहे कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया साथियों, 1972 में पारित किया गया वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। अगला देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, ये कहां पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए करके सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये स्थित है, क्या चंडीगढ़ में स्थित है, नहीं भरतपुर में नहीं साथियों, ये गुड़गांव में है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। अगला सवाल है करके वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है, तो फ्लाई ऐश से पता साथियों कौन सा रोग होता है, दमा रोग हो जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अगर आपका जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो क्या आपका राइट आंसर होगा कोयला, पेट्रोल, डीजल, है ना, इन सब का जो मूल स्रोत है वो एक तरीके से क्या है, क्या होता है, इन सारी चीजों से वायु प्रदूषण हो जाता है साथियों, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या विकिरण से भी संबंधित है और कचरे से भी संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो अगर आपका जवाब बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें पश्चिम बंगाल आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कह रहे कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान ये प्रसिद्ध खिलाड़ी सारंगी, बांसुरी वादक या साथियों संतूर वादक, सरोद वादक, तो ये सारंगी बजाया करते हैं साथियों उस्ताद साबरी खान, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका नाम साथियों गोविंद स्वामी पिल्लई है और इनका संबंध जो है वायलिन से है, यानी कि ये वायलिन बजाया करते हैं, वायलिन से संबंधित इनका है। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनकी अगर बात करें साथियों ये बांसुरी वादक हैं, और बांसुरी वादक हैं साथियों पन्ना लाल घोष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहां पर स्थित है, तो साथियों ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है, बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों पोर्ट ब्लेयर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। कह रहे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है साथियों, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक आपका राइट आंसर है। और अगला देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क साथियों कौन सा है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात चल रही है, यही भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। कह रहे कि सरिस्का पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में या साथियों गुजरात में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में, तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में, आंसर आपका सी होगा। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो अगर बात करें साथियों गुरुद्वारा पंजा साहिब की, तो ये पता कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में है गुरुद्वारा पंजा साहिब। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल यानी कि खजुराहो ये कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपका जवाब मध्य प्रदेश है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल यानी कि खजुराहो ये मध्य प्रदेश में ही है। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है, किसकी बात चल रही है साथियों, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि सी ऑफ पपीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो अमिताभ घोष इनका नाम है और अमिताभ घोष ही सी ऑफ पपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, तो अगर आपका जवाब निर्मला है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निर्मला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था, तो गुप्त वंश की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र साथियों गुप्त वंश की राजधानी था, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए करते करके चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, तो किसने संभाली साथियों, समुद्रगुप्त ने संभाली, समुद्रगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं को तो साथियों विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि 1853 में है ना कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, तो कहां से कहां तक साथियों मैं कह सकता हूं कि बॉम्बे से पुणे तक, बॉम्बे से पुणे तक, ये बॉम्बे से ठाणे होगा या पुणे होगा, तो साथियों आपका जवाब बॉम्बे से ठाणे है, तो आपका जवाब मैं कहूंगा बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा।
है ना। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहे हैं कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी। तो कौन सी विधि विकसित की थी, महालवाड़ी विधि विकसित की थी और महाड़ वाली प्रणाली विकसित की थी, इसमें से आपका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो क्या आपका जवाब होगा, ठीक है ना, किस वायसराय के शासन में, मैं कहूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड सातों जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो शिलोंग को कहा जाता है। शिलोंग आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश के साथ साथियों, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, असम करता है, साथियों मणिपुर नहीं करता है, नहीं करता है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन नेपाल, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा चीन नेपाल और चीन नेपाल और ऐसा तो नहीं, ये इधर टाइप हो गया, भूटान से जुड़ी थी, अच्छा ठीक है। तो किस राज्य की बात चली, मैं तो सिक्किम लगाऊंगा। सिक्किम जो भारत का राज्य है, इसकी सीमा चीन से भी लगी है, नेपाल से भी लगी है और साथियों यहाँ पर भूटान देश से भी लगी है। अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो भारत की किस नदी की अगर बात करें तो मैं कहूंगा लूनी नदी आपके सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो वितस्ता के नाम से साथियों झेलम नदी को जाना जाता था। किस नदी को, झेलम नदी को। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थान की अगर बात करें तो बंदर पूछ है, बंदर पूछ आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। तो किसकी बात चल रही है, प्राक्सिमा सेंचुरी की बात चल रही है साथियों। प्राक्सिमा सेंचुरी जो तारा है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला देखिए करके पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट की अगर बात करें तो कौन सा तारा है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो सूर्य अगर आपका जवाब है तो सूर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। तो सबसे बड़ा तारामंडल की अगर बात करें तो हाइड्रा को माना जाता है, आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों, उपसौर कहा जाता है। उपसौर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस बात का जिक्र साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 9 में किया गया इस बात का जिक्र। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कहा जा रहा है साथियों आपसे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो किस निकाय की बात चल रही है, संसद की बात चल रही है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें जो निर्धारित करता है वो संसद ही करता है। देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया था। तो कहां पर किया गया साथियों, गुजरात में किया गया था, बिल्कुल गुजरात में किया गया था। अगला देखिए करके अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो साथियों हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है। तो साथियों 62 वर्ष की होती है, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है। तो कितने समय के लिए कर सकता है साथियों, केवल 2 वर्ष के लिए करता है। 2 वर्ष आपके सवाल का राइट आंसर है। कह रहे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। कह रहे कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं। तो अगर बात करें लोक लेखा समिति में लोकसभा से है ना 15 सदस्य होते हैं, और अगर बात करते हैं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं तो 7 सदस्य होते हैं। तो 15 7 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है, ये क्या है। तो आपसे कहा जा रहा है साथियों ये क्या है, ये दिशा संबंधी गुण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसकी ओर निर्देशित होता है। तो किसकी ओर निर्देशित होता है, मैं कहूंगा उत्तर दिशा की ओर निर्देशित होता है। कह रहे कि वैद्युत चुंबक का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता है साथियों, देखिए ये मैंने आपको बताया था, लाउडस्पीकर ट्रांसफार्मर विद्युत घंटी में किया जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए तो अब साथियों यहाँ से आपके सामने जो सवाल है वो करंट अफेयर के साथियों सवाल स्टार्ट हो चुके हैं ना। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो ये साथियों
साथियों फ्रांस की यात्रा पर गए हैं, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए करके मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मैं कह सकता हूँ 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। सिटी बैंक पर आरबीआई के द्वारा 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5COV2 नाम दिया गया? तो साथियों किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा चीन देश की बात चल रही है। चीन देश ने साथियों ये नया बैट कोरोना वायरस खोजा है। अगला सवाल देखिए करके किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी साथियों पता कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में साथियों ज्वालामुखी है और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत की दर से? 6.3% की दर से साथियों बढ़ने का अनुमान है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहे कि भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो किस देश की बात करें तो साथियों श्रीलंका की अगर बात करें तो भारत अगले 5 सालों में श्रीलंका देश के 1500 सिविल अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षित करेगा। कह रहे कि किस मंत्रालय ने बेराइट फेल्सपर अभ्रक और क्वार्टज को प्रमुख खनिजों के रूप में साथियों वर्गीकृत किया है? तो मैं कह सकता हूं आपका राइट आंसर जो होगा वो खान मंत्रालय के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों? खान मंत्रालय ने बेराइट फेल्सपर अभ्रक और क्वार्टज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 2 वर्ष के लिए, ये तो मैथ आ गई। तो अब आपके साथ तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों? मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैंने साथियों 100 से कुछ ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। वैसे डेली क्या होता है 100 सवालों का मॉडल पेपर होता है, लेकिन आज कुछ साथियों कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं किसी वजह से। खैर मैथ के 10 टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और आपको इन क्वेश्चंस को देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपकी तैयारी में जान आई है, मजबूती आई है साथियों आपकी तैयारी में। तो पहला मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करने की आप भी कोशिश करिए। कह रहे कि 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया जा रहा है? 4642 रुपए दिया जा रहा है। कह रहे कि उसी अवधि पर, है ना, उसी अवधि पर और उसी दर से तो साधारण ब्याज साथियों कितना होगा? कुल मिला के आपको बताना। देखिए अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया रखा हो, क्या, बहुत ध्यान से देखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर कभी भी साथियों क्या सवाल में आपको क्या दे रखा हो? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको यहाँ पर साथियों बतला दे रहा हूँ। चलिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का साथियों एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है साथियों? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P 1+R/100। क्या 1+R/100 की पावर क्या हो जाएगी? T हो जाएगी और माइनस यहाँ पर आ जाएगा साथियों P, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, या 1 भी यहाँ पर 1 लगा लेते हैं साथियों, है ना, 1 यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बात के समझ में आ गई। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दे रखा है साथियों? 4642 रुपए दे रखा है, बराबर P आपको ज्ञात करना है। P आपको अभी पता नहीं है साथियों P कितना है ना। तो सबसे पहले आप P ज्ञात करेंगे, उसके बाद साथियों आप साधारण ब्याज निकाल लेंगे बड़े ही आराम से। क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT, है ना, PRT/100, PRT/100। तो पहले P निकाल लीजिए, मूलधन निकाल लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1+R, R कितना है साथियों? 11% है, तो 11 आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। समय कितना है? 2 वर्ष का है। समय 2 वर्ष लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 4642 बराबर कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेट नहीं होगा, है ना, नहीं कैलकुलेट होगा, तो आप एक काम करेंगे साथियों, 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 इधर आ जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, का पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों ये क्या हो जाएगी? ये 111 हो जाएगा। अब 111 का स्क्वायर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 111/100 होगा, तो 100 का स्क्वायर तो साथियों आप भी जानते हैं, है ना, 10,000 हो जाएगा। 111 का स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना होगा, तो 111 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1221, यानी कि 1221 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, एक बार ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन होगी ना, यहाँ पर ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन होगी। चलिए, तो एक कट ये आ गया, एक कट ये आ जाएगा, 2 कट यहाँ पर आ जाएंगे, 1 1 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1, यानी कि 12,000, है ना, 12,321 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इतनी बात क्लियर है, 12,321 आ गया। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 4600, इसको मैं थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4642 रुपये बराबर सातों पी आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर 12321, तो 12000 सातों क्या आ जाएगा 12321 बटे कितना आ जाएगा 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, है ना 10,000 आ जाएगा। और ये एक जैसे चल रहा है वैसे एक चलता रहेगा। अब देखिए 12321 में से 10,000 जाएगा, क्योंकि 10,000 की गुणा इससे होगी ना, तो सातों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4642 हो जाएगा बराबर पी हो जाएगा। और फिर आपका कितना हो जाएगा 2321 हो जाएगा, क्योंकि 12321 में से 10,000 जाएगा, तो मेरे हिसाब से सातों 2321 बचेगा। 2321 अपॉन में सातों कितना रह जाएगा, ये नीचे 10,000 ही आ जाएगा, है ना, नीचे आपका 10,000 ही आ जाएगा। अब इसको अगर ये कैलकुलेट हो रहा है सातों तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और ये फिर इसके नीचे आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए 4642 गुणा आपका 10,000 यहाँ पर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2321 आ जाएगा और बराबर सातों ये पी है। मूलधन हम लोग याद कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर सातों हम बात करें तो बहुत आराम से देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। अगर सातों हम लोग यहाँ पर बात करें किससे, ये किसी चीज से ये नंबर से सातों कट हो रहा है तो कट कर लेंगे। देखिए 2321 मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जब डबल करोगे तो 4621 आ जाएगा, यानी कि 2321 एकम 21 और 2321 दूना 4642 होता है। तो यहाँ पर सातों कितना आ जाएगा, ये तो आपका सातों 20,000 हो जाएगा। यानी कि मूलधन आपको पता चल गया है सातों कितना आ चुका है, क्योंकि 2 की गुणा 10,000 से होगी ना, तो ये साथियों आपका 20,000 आ चुका है, मूलधन आपका 20,000 आ चुका है। अब मैंने कहा था साधारण ब्याज हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है साथियों 20,000 है, तो 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और आर कितना है साथियों, आर 11%, तो 11 आ जाएगा। समय कितना है 2 वर्ष और साथियों 100 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 11 दूना 22 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये तो साथियों 22 दूना 44 हो गया और डबल जीरो लग गया, यानी कि 4400 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप इसकी 2 4 5 बार साथियों प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेजी के साथ आप इस सवाल को कर पाओगे। सवाल अच्छा है, एग्जाम में अगर आया तो हजारों हजार लाखों लाख के हिसाब से साथियों बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा और छोड़ देगा। लेकिन आपने इस सवाल को पढ़ा है और ये सवाल आता है तो आप इस सवाल को साथियों कर ले जाओगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत आपको साथियों नहीं लगेगी। चलिए अब बात करें इस सवाल की। उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 4707 में जोड़ी जाए, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या हो सकती है जो अगर 4707 संख्या में जोड़ दी जाए ताकि योग जो है ना वो 4 और 5 और 6 और 8 इससे विभाजित हो जाए, यानी कि अगर 4 से विभाजित करें तो पूरा पूरा विभाजित हो, कोई शेष फल ना बचे। तो इस टाइप का सवाल कभी भी अगर आता है तो ये जो संख्याएं दी जाती है ना, इनका आपको सबसे पहले साथियों एलसीएम निकालना होता है ना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले साथियों एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा ऐसे लिख दीजिए, 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और फिर से एक बार 2 से कटेगा, ये देखिए। अब एक बार ये 3 से कटेगा और एक बार ये साथियों 5 से कटेगा। अब देखिए एलसीएम कितना निकला, 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120 होते हैं। तो कुल मिला के साथियों इसका एलसीएम कितना निकला है, इसके एलसीएम की जब हम बात करते हैं साथियों, देखिए इसका एलसीएम कितना निकला है, इसका एलसीएम निकला है साथियों 120। अब आपको क्या कराना है, 120 की भाग इससे कराना है। तो 120 की साथियों भाग हम इससे करा लेते हैं, है ना, 120 की भाग हम इससे करा लेते हैं। देखिए कैसे क्या होगा, अगर 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा तो साथियों 12 एक काम करें साथियों, देखिए अगर हम इसकी गुणा 4 से कराएं, है ना, किससे कराएं साथियों, ये 40 से कराएं तो कितना, 12 चौक 48, है ना, 4800 आपका पूरा पूरा आ जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा। तो अगर साथियों ये संख्या 4800 बन जाए, मेरी बात सुनिएगा अभी, अगर ये 4707 ये 4800 बन जाए, चूंकि 120 में 40 की गुणा करा के बन जाएगी, अगर ये बन जाती है 4800 तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी। तो पूछा ये जा रहा है कि इस संख्या में कितनी जोड़ी जाए कि ये संख्या इन सब से विभाजित हो जाए। तो साथियों अब देख लो कितनी ये एक्स्ट्रा है, 4800 4707 से कितनी बढ़ती है साथियों, 4800 मैं कहूंगा 93 बढ़ती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या वो 93 होगी जो 4707 में जोड़ी जाए, फिर संख्या 4800 बन जाएगी और 4800 से 4 विभाजित कर देगा, 4800 को 5 विभाजित कर देगा, 6 और 8 कर देगा, तो 93 ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना बताएगा, बहुत ध्यान से देखिए सवाल यहाँ से स्टार्ट है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या होगी मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अब बहुत ध्यान से देखना है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं कही गई हैं। अगर हम पहली विषम संख्या मान लीजिए x मान लें, तो दूसरी हमें क्या माननी पड़ेगी साथियों, x + 2 मानना पड़ेगा,
है ना। और फिर उसके बाद क्या माननी पड़ेगी, तीसरी विषम संख्या x+4 मानना पड़ेगा, और उसके बाद x+6 मानना पड़ेगा। तो कह रहे कि इन विषम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है साथियों, 160 दे रखा है। यानी कि अगर हम इन सारी संख्याओं को साथियों जोड़ दें तो योगफल कितना आ जाएगा, योगफल आपका 160 आ जाएगा। तो जोड़कर जरा देखिए, 1 2 3 4, 4 तो x यहाँ पर हो गए, 4 और 6 10 और 12, यानी कि साथियों 12 यहाँ पर हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 160 आ जाएगा। 4x बराबर 160 माइनस 12 हो जाएगा। 4x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका 148 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 148/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों, आपका 37 यहाँ पर आ चुका है। तो कह रहे थे सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो x बराबर साथियों 37 आया है, और अगर दूसरी संख्या कही जाती तो x+2 यानी कि साथियों 39 आ जाता। ये कितना आ जाता साथियों, ऐसे ऐसे करके नंबर बढ़ता जाता है ना। तो कुल मिला के 37 आपका आंसर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट इसका भी आंसर मुझे बता दीजिए। आपसे कहा क्या जा रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा। कहने के अनन्या और बबीता, सॉरी एक सेकेंड, है ना, क्या कहा गया है साथियों, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। अच्छा, मित्र की तुलना में अगर मान लीजिए 3 लोग यहाँ पर हैं साथियों, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक तो मित्र हैं, है ना, और फिर कौन है, अनन्या है, मित्र हैं, अनन्या है, और साथियों बबीता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं मित्र के पास 100 रुपए हैं, तो अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में, है ना, मित्र, अच्छा कविता, मित्र का नाम कविता है, सॉरी मैं कविता नहीं लिख पाया, मित्र लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना। यानी कि मित्र की तुलना में अनन्या के पास 20% कम है, तो 20% कम है, यानी कि अनन्या के पास 80 होंगे। और मित्र की तुलना में बबीता के पास 28% कम है, 28 कम करोगे तो साथियों 72 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मित्र के पास 100 रुपए हैं, तो अनन्या के पास 80 होंगे और बबीता के पास 72 होंगे। तो कहने के बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है, मैं कहूँगा 8 रुपए कम है। 8 रुपए कम है, तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। चलिए, तो 80 आ जाएगा, ये 10 जाएगा, 0 से 0, यानी कि 10% आपके सवाल का सही जवाब है। यानी कि बबीता के पास अनन्या के 10%, ठीक है ना, अनन्या की तुलना में 10% कम धनराशि है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आखिर मुझे बता दीजिए कि आपके सवाल का जवाब साथियों क्या हो सकता है। देखिए, यानी कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, बताइए। देखिए, तो महेंद्र और जाहिद की आयु 6x और 7x हम मान लेते हैं, है ना, 6x और 7x मान लेते हैं, 6x और साथियों क्या 7x मान लिया। और कहने के 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले की बात कही गई है, तो 15 इसमें से घटा दीजिए। 15 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था वो 9:11 था। इस सवाल को हमेशा आप ऐसे करेंगे। तो महेंद्र की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आपको बताना है 6x का मान क्या होगा, है ना। इसमें से सातों x की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर उसकी 6 से गुणा करा दीजिएगा। तो 11 की 6 से गुणा करें तो 11 66 आ जाएगा, यानी कि 66x यहाँ पर हो गया। 15 की 11 से करोगे सातों कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, 165 यहाँ आ गया। 9 की 7 से करोगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी कि 63 यहाँ पर आ गया। 9 की 15 से करोगे, 15 नीम 135 होता है, तो 135 यहाँ पर आ गया। अब देखिए, ये 66 है, ये 63 है। 66 में से 63 घटाओगे तो 3x बचेगा, बराबर सातों ये क्या है, बराबर की अगर बात करें, देखिए ये अब 165 इधर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, और माइनस का 135 है। अब इसको आपस में सातों आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा सातों, 45 और 55 65, यानी कि 30 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा सातों, 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के सातों महेंद्र की वर्तमान आयु 6x है, x बराबर 10 है, तो 6x का मान क्या हो जाएगा सातों, 60 हो जाएगा। तो 60 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि सुनील हर माह अपने मासिक वेतन का 51,000 का 2/17 बचाता है, यानी कि उसका महीने की आयु कितनी है साथियों, महीने की आयु उसकी 51,000 और 51,000 का 2/17 बचाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना बचाता है, यही तो सवाल में पूछा गया। देखिए 51,000 का आपको साथियों 2/17 निकालना है, तो 2/17 निकाल लेते हैं। 17 एकम 17, 17 या 51 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। 3,000 दुना कितना होता है साथियों, 6,000 होता है, यानी कि वो 6,000 रुपये बचाता है। 6,000 ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को कह रहे कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी क्या
ए और बी अपनी चाल का ये है, मतलब उनकी चाल का अनुपात ये है। तो कितने लोग हैं साथियों, ए और बी 2 लोग हैं यहाँ पर, है ना। और अगर उनकी चालों की हम बात करते हैं साथियों, तो उनकी ए की अगर चाल साथियों 4 है, तो बी की चाल कितनी होगी साथियों, 5 होगी। अच्छा, चाल का उल्टा क्या होता है साथियों, समय होता है 4 का उल्टा। यानी कि ए की चाल अगर ए 4 है और बी की चाल 5 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ए को उस दूरी को तय करने में 5 लगेगा समय, और ए बी को कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि एक गंतव्य पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, कितना, 20 से 20 मिनट अधिक लेता है ना, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय आपसे कुल मिला के यहाँ पर क्या किया जा रहा है साथियों, पूछा जा रहा है। चलिए, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा लिया गया समय तो साथियों क्या है, 5 है ना, यानी कि 5x, और इसको 4x हम मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, यानी कि ए जो लेता है साथियों वो 20 मिनट अधिक ले रहा है ना, 20 मिनट अधिक ले रहा है, तो इन दोनों को 5x में से 4x जाएगा, x बचेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना साथियों, वो यहाँ पर 20 बताया गया है। तो कुल मिला के 5x के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है साथियों, 5x है, और जब x बराबर 20 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा, है ना। तो 100 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन 100 मिनट नहीं है, तो इस मिनट को घंटे में बदलना है साथियों, 60 से इसको भाग करा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, यानी कि 5/3 घंटे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5/3 घंटे कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि 2/3 है ना, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक साथियों यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं, देखिए महत्तम समावर्तक कहा जाएगा, यानी कि HCF कहा जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर का आपको HCF ज्ञात करना है, जिसके 2 का, 4 का, 8 का और 10 का HCF निकाल लीजिए आप लोग, है ना। आपका आंसर जो होगा ना वो साथियों HCF बटे LCM होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब सातों नहीं कट पाएगा, यानी कि HCF जो निकलेगा सातों वो इसका 2 निकलेगा। अब LCM निकाल लीजिए, है ना। अब LCM निकाल लीजिए, किसका LCM निकालेंगे आप नीचे वाले नंबर का LCM निकालेंगे, नीचे वाले नंबर का। चलिए, जैसे कि 3 है, 9 है, 3 है, 9 है, 15 है, 21 है। चलिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे, अब देखिए 3 से एक बार कट होगा, एक बार ये 5 से कट होगा, एक बार 7 से कट होगा। 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 सत्ते कितने होते हैं साथियों, देखिए जरा, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 यानी कि 31 हो गया, यानी कि LCM जो निकलेगा वो 315 निकलेगा। देखिए क्या 2/315 कहीं पर लिखा हुआ है, 2/315, 2/315 कहाँ पर, ये तो देखिए दिक्कत आ रही है, इसमें 2 होना चाहिए, है ना। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।